गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने और इज्जत करो तो नाम। इसलिए आपको क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका डिसिप्लिन, आपके कर्म अच्छे होंगे तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 16 दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित गणपति भट्ट। पंडित गणपति भट्ट जी को नेशनल तानसेन सम्मान फॉर द ईयर 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार कर्नाटका के पंडित गणपति भट्ट और कवि प्रदीप सम्मान नरसिंहपुर के गुरु सक्सेना को दिया जाएगा। संस्कृति विभाग ने वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तानसेन एवं कवि प्रदीप सम्मान पंडित गणपति भट्ट को देने की घोषणा की है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में नेशनल तानसेन अवार्ड किसे सम्मानित किया जाएगा? तो पंडित गणपति भट्ट जी को। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रवासी प्रजातीय पर कन्वेंशन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर का बॉन्ड कन्वेंशन। बॉन्ड कन्वेंशन के नाम से माइग्रेटरी स्पेसीज को जाना जाता है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन सीएमएस कॉप 14 के पक्षों के सम्मेलन की 14वीं बैठक कन्वेंशन के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए बुलाई जाएगी। सीएमएस, जिसे बॉन्ड कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, यह मानता है कि राज्यों को उन प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण होना चाहिए जो उनके राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर रहते हैं या वहां से गुजरते हैं, और इसका उद्देश्य उनके सीमाओं में स्थलीय, समुद्री और एवियन प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण करना है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि हाल ही में जो सीएमएस कन्वेंशन हुए, तो उस सीएमएस का क्या नाम है, उसको हम लोग बॉन्ड कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे प्रवासी भारतीय या प्रवासी जानवरों की बात की गई है, माइग्रेटिव स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। जिस तरीके से प्रवासी भारतीय होते हैं, यानी कि अपना देश छोड़कर कहीं और जाकर सेटल हो जाते हैं, उस तरीके से वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, जिन्हें हम माइग्रेटिव स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के नाम से जानते हैं। इनका हमारे क्लाइमेट में बहुत रोल पड़ता है। इनके वजह से हमारे क्लाइमेट में संरक्षण, कोई भी तरीके की परेशानियां, क्लाइमेट चेंज, इन्हीं के प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। तो इसलिए इस कन्वेंशन के द्वारा ये बताया गया कि हम लोग माइग्रेटिव स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को रोक सकते हैं और उनको संरक्षण करके हम लोग अपने क्लाइमेट में होने वाली परिवर्तनों को बचाया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में एक भारतीय परियोजना नहीं है? तो राइट आंसर होगा हिमाद्री। हिमाद्री इंडियन प्रोजेक्ट इन अंटार्कटिका में लोकेटेड नहीं है। बाकी ये तीनों जो गिवन है ऑप्शंस में, ये तीनों लोकेटेड है अंटार्कटिका में, और ये एक प्रोजेक्ट के माध्यम से वहां पे लोकेट किया गया था। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए भारतीय इंडियन प्रोजेक्ट के द्वारा मैत्री, और यहाँ पे दक्षिणी गंगोत्री है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि आखिर ये न्यूज में क्यों आया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। दिसंबर 1983 में भारत ने प्रोजेक्ट गंगोत्री मिशन के दौरान अंटार्कटिका दक्षिण गंगोत्री में अपना पहला अस्थायी आधार स्थापित किया। यह कहानी वैज्ञानिक अन्वेषण के प्रति दृढ़ संकल्प, लचीलापन और प्रतिबद्धता के मूल्य को दर्शाती है। हमारा अदर इनिशिएटिव कौन कौन सा है? तो दक्षिण गंगोत्री, जिसके बारे में मैंने बताया, इसे 1990 में बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। मैत्री जो अभी ऑपरेशनल है, 1988 से ये चलता आ रहा है। भारती भी ऑपरेशनल है, जो 2012 में इसको वहाँ पे लोकेट किया गया था प्रोजेक्ट के माध्यम से, और ये अभी ऑपरेशनल है। राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, जो यह भारत के अंटार्कटिका कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। भारत अंटार्कटिका संधि का एक पक्ष है जो चाहता है कि इसका उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए। भारतीय अंटार्कटिका अधिनियम 2022 के अकॉर्डिंग अंटार्कटिका पर्यावरण और संबंधित पारिस्थितिक तंत्र आदि की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान किया जा सके। तो आखिर ये न्यूज में क्यों आया? तो ये जो दक्षिण गंगोत्री है, इसे 1990 के दहत में बंद कर दिया गया था। इसकी पूरी टोटल 40 साल सेलिब्रेट किया जा रहा है इस दक्षिण गंगोत्री को लेकर। तो ये न्यूज में याद रखिएगा कि हमारा जो 3 प्रोजेक्ट गंगोत्री मिशन
मैत्री और भारतीय अंटार्कटिका में लोकेटेड है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। कौन सा शहर COP29 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अजरबैजान। अजरबैजान होस्ट करने वाला है COP29 समिट। COP28 समिट कहाँ पे आयोजन हो रहा था? तो यूएई में। तो इसी के खत्म होने के समारोह के दौरान COP29 का घोषणा कर दिया कि नेक्स्ट कौन होस्ट करेगा, तो अजरबैजान कंट्री अब होस्ट करेगी COP29 की। अपनी दावेदारी को लेकर लंबे समय से प्रतिद्वंदी आर्मीनिया के साथ देर से समझौता करने के बाद अजरबैजान को अगले साल के संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार किया गया है। तो नेक्स्ट होस्ट कौन करेगा COP29 को? तो अजरबैजान होस्ट करने वाला है COP29 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। मर्सर द्वारा जारी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में किस शहर में जीवन की गुणवत्ता सबसे अच्छी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में बेस्ट क्वालिटी ऑफ लिविंग इन इंडिया अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 किसके द्वारा रिलीज किया गया था? तो मर्सर के द्वारा रिलीज किया गया था कि इंडिया का हैदराबाद क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए बेस्ट सिटी माना गया है। व्यवसायों के लिए एक प्रसिद्ध वैश्विक सलाहकार मर्सर द्वारा लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 की हाल ही में रिलीज में पुणे ने भारत में जीवन की गुणवत्ता के मामले में दूसरा सबसे अच्छा स्थान हासिल किया। शहर हैदराबाद से थोड़ा पीछे है, जो पिछली रैंकिंग में एक महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है। मर्सर द्वारा लिविंग सिटी की गुणवत्ता सूचकांक में हैदराबाद को 153वें स्थान पर, पुणे को 154वें स्थान पर और बेंगलुरु को 156वें स्थान पर रखा गया है। जबकि टॉप 3 नाम आपको याद रखना हो कि 2023 सूचकांक के अनुसार ऑस्ट्रिया की वियना, स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख और कनाडा के वैंकूवर ने उस क्रम में वैश्विक स्तर पर सिर्फ 3 स्थान हासिल किए हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन शामिल होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ द एबव। लेकिन हमें याद रखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये तीनों उसमें शामिल होंगे। राज्य में जो पारित हुई विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए गठित चयन में ये तीनों लोग शामिल होंगे। तो चलिए जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा की शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 पारित कर दिया। इसी के साथ ये केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था। यह विधेयक चुनाव आयोग चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्य अधिनियम 1991 का स्थान लेगा, जो यह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और निष्कासन से संबंधित है। इस विधेयक के प्रावधान के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति किसके सिफारिश पर की जाएगी? तो यह चयन समिति के द्वारा पे की जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता भी शामिल होंगे। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि राज्यसभा में हाल ही में पास किया गया द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर बिल 2023 किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? तो यूनियन लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्रालय, अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। इसमें बताया जा रहा है कि इस कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे? तो प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा के लीडर या फिर लार्जेस्ट अपोजिशन जो पार्टी होंगे उसके लोकसभा के मेंबर इसमें शामिल होंगे। तो यहाँ तक आपको पॉइंट्स को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चल देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हाल ही में चर्चित उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आया ट्रॉपिकल साइक्लोन जैस्पर जो वहां के आसपास के लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया है। तो इस ऑस्ट्रेलिया में आया ट्रॉपिकल साइक्लोन जैस्पर के बारे में हम जानेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर के कारण पूर्वोत्तर तट पर भारी बारिश हुई। इससे प्रभावित करीब 40,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की बिजली गुल हो गई। चक्रवात के कारण लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी तक तेज हवाएं चली, जिससे इससे कम आबादी वाले क्षेत्र के निवासी भी प्रभावित हुए। कई इलाकों में लगभग 40 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई और डेंट्री, बैरोन और मौसम नदियां में बाढ़ की बड़ी चेतावनी है। इस चक्रवात जैस्पर ने 13 दिसंबर 2023 को केनर्स के उत्तर में वुजुल के पास श्रेणी 2 के तूफान के रूप में तट पर हमला किया, जिससे 115 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली और भारी वर्षा हुई। धीरे धीरे यह अंदर की ओर बढ़ने के कारण यह कमजोर हो गया और लेकिन सप्ताहांत में कारपेंट्रिया की खाड़ी में पहुंचने पर इसके उष्णकटिबंधीय चक्रवात में फिर से तेज होने की मध्यम संभावनाएं हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा।
मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो साइक्लोन से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जैस्पर किस कंट्री में आया है? तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री में आया है और काफी नुकसान यहाँ के लोगों को पहुंचाया है। तो चलिए नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। हाल ही में तिब्बती नववर्ष लोसार महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर है लद्दाख। ये लद्दाख का नया फेस्टिवल है जो नए साल के शुभ अवसर पे मनाया जाता है, जिसे हम लोग लोसर फेस्टिवल के नाम से जानेंगे। फेस्टिवल से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि जो लोसर फेस्टिवल है वो कहाँ का फेस्टिवल है? तो लद्दाख का फेस्टिवल है। किस पर्पज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है? तो तिब्बतन लोग इसे नए वर्ष के रूप में इस लोसर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल्स पॉइंट्स के बारे में। लद्दाख में लद्दाखी नववर्ष कारगिल में विभिन्न स्थानों पर विशेष रूप से जास्कर, वाखा मुलबेक और बोट खराबू जैसे बौद्ध बहुल क्षेत्रों में लोसर मनाया गया है। इस अवसर पर विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गई और लोगों ने लद्दाख में शांति, समृद्धि और सद्भाव के लिए प्रार्थना की। लद्दाख हिल ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के अध्यक्ष और सीईसी डॉक्टर मोहम्मद जफर अखून ने लोसर के अवसर पर कारगिल के लोगों, विशेषकर बौद्ध समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी है। लोसर लद्दाख का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो चंद्र सौर तिब्बती कैलेंडर के पहले सप्ताह के दौरान होता है। ये पॉइंट्स हमें याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्टार मार्क्स लगा लीजिए। ये जो लोसर फेस्टिवल है ये लद्दाख के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। किस दौरान मनाया जाता है? तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह विथ द ल्यूनिसर तिब्बतन कैलेंडर के पहले सप्ताह के अकॉर्डिंग इस लोसर फेस्टिवल को नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लोसर की पूर्व संध्या पर मिथुन नामक एक जुलूस सड़कों, बाजारों और गलियों से निकाला जाता है, जहां लोग पवित्र नारे लगाते हैं और जलती हुई मशालें लेकर चलते हैं। उनका मानना है कि मंत्र और आग सभी बुरी आत्माओं को दूर भगा देती है। तो हमें बस मेन पॉइंट याद रखना होगा कि जो लोसर फेस्टिवल है वो लद्दाख का फेस्टिवल है। लद्दाख का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। हाल ही में नई समुद्री एम्फीपोड प्रजाति डेमोचिस्टिया एलोनेसिस कहाँ खोजी गई? तो राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में खोजी गई न्यू मैरीन एम्फीपोड स्पेसीज जिसका नाम है डेमोचिस्टिया एलोनेसिस को डिस्कवर किया गया उड़ीसा से। तो ये एक मछली की प्रजाति है, आपको इमेज में जैसा दिख रहा होगा। इसे न्यू मैरीन एम्फीपोड के नाम से भी जानते हैं। ये एक मछली की प्रजाति है। तो इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। ओडिशा के बरहामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारत के पूर्वी तट पर राज्य की चिल्का झील में समुद्री एम्फीपोड की एक नई प्रजाति जिसका नाम डेमोचस्टिया एलोनोसिस जीनस डेमोचस्टिया की झींगा जैसे क्रेस्टेशिया की खोज की है। बरहामपुर विश्वविद्यालय के समुद्री विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर शेष देव पात्रो ने कहा कि नई प्रजाति का नाम डेमोचेस्टिया एलोनासिस रखा गया है। इस नए खोजे में की गई क्रस्टेशियन की विशेषताओं का वर्णन 11 दिसंबर 2023 के जर्नल जूटाक्सा के ऑनलाइन संस्करण में चिल्का लैगून पूर्वी तट भारत में जीनस डेमोचेस्टिया सेंटिकुडाटा टेरिटरी की एम्फीपोड की एक नई प्रजाति शीर्षक वाले लेख में किया गया था। इस नई प्रजाति का रंग सफेद है और इसका 13 जोड़े पैर है, जहां 3 जोड़े पानी में तैरने के लिए उपयोग किए जाते हैं, वहीं 8 जोड़े जमीन पर चलने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी कि ये एम्फीबियंस है जो लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। एम्फीपोड समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण समूह और समुद्री खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो याद रखिएगा कि हाल ही में उड़ीसा में एक डिस्कवर किया गया, कहाँ पे? तो चिल्का लेक में, जिसका नाम है डेमोचेस्टिया एलेनिसिस। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट डेली कंट्रोवर्सीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? तो राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा हाल ही में डेवलप किया गया अमृत टेक्नोलॉजी, जिसका क्या वर्क होगा? तो टू रिमूव आर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम वाटर। वाटर में जो आर्सेनिक और आयंस मेटल होंगे उसको रिमूव किया जाएगा बाय द अमृत टेक्नोलॉजी। किसके द्वारा लॉन्च किया गया इसे? तो आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स के द्वारा। चलिए जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कान कहा जाता है इसे नामक एक तकनीकी विकसित की है।
प्रौद्योगिकी नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का उपयोग करती है, जो पानी के माध्यम से पारित होने पर चुनिंदा रूप से आर्सेनिक को हटा देती है, और यह जल शोधक, घरेलू और सामुदायिक दोनों स्तर के लिए विकसित किया गया है। पीने के पानी और भोजन से लंबे समय तक आर्सेनिक के संपर्क में रहने से यह कैंसर और त्वचा पर घाव हो सकते हैं। गर्भाशय और प्रारंभिक बचपन में एक्सपोजर को संज्ञानात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव और युवा वयस्कों में बढ़ती मौत से जोड़ा गया है। इसके अलावा पानी और स्वच्छता से संबंधित सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी की जांच के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग की पूर्ववर्ती स्थायी समिति द्वारा इस प्रौद्योगिकी की सिफारिश की गई है। तो याद रखिएगा कि आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है अमृत। इससे का क्या वर्क होगा, तो ये रिमूव करेगा आर्सेनिक मेटल्स आयंस फ्रॉम वाटर से। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 15 दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसे पुरस्कार जीता है, तो कार्लोस डैनियल मालावे ने। क्वेश्चन नंबर 2, पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो जावेद अख्तर को। क्वेश्चन नंबर 3, बन्नी ग्रासलैंड इज फाउंड इन विच स्टेट, किस स्टेट में बन्नी घास का मैदान पाया जाता है, तो राइट आंसर गुजरात में। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क वेस्ट बंगाल में लोकेट है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई जाएगी, तो नेशनल हाईवे 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने 2 नई परमाणु चालित पनडुब्बियों क्रास्नोयर्स्क और एम्पेरर अलेक्जेंडर 3 का अनावरण किया है, तो रशिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसने जीता, तो ईगा स्वेटेक ने। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकाल के अनुसार वर्ष 2023 में दुनिया का शीर्ष अफीम उत्पादक म्यांमार है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा एआई संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद टूल लॉन्च किया है, तो शुवश। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में संसद पर हमले की 22वीं बरसी कब मनाई गई, तो 13 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है, इन विच 5-year प्लान रूरकेला एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट्स वर कंसीव्ड, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की कल्पना किस पंचवर्षीय योजना की गई थी। फर्स्ट 5-year प्लान, सेकंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान या फोर्थ 5-year प्लान, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कवर करेंगे शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 7वां शेड्यूल को कवर करेंगे। इस 7वां शेड्यूल में बताया गया है कि यह अनुसूचित 3 विधायी सूचियों से संबंधित है, जिसमें यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट के बारे में बताया गया है। 8वां शेड्यूल में यह भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। 9th शेड्यूल में बताया गया है कि यह भूमि सुधार और जमींदार प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य अधिनियम और विनियमन से संबंधित है। यह अन्य मामलों से संबंधित संसद के कृत्यों और विनियमों से भी संबंधित है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।